हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। मैं यहां पर क्लास शुरू कर रहा हूं आपकी सबसे पहला लेक्चर जो हमारा है जनरल बायोलॉजी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज में। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको लगेगा कि मे बी सर ये क्यों पढ़ना है, पहले तो पढ़ा हुआ है, ये तो बेसिक बातें होती हैं, सबको पता होती हैं। होता क्या है, ध्यान से सोचो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो कम से कम नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएंगे। इकोलॉजी में हम बायोलॉजी को इंक्लूड कर लेते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमने पढ़ लिया पूरी इकोलॉजी, तो हमें टॉपिक भी बायोलॉजी का आ गया। लेकिन बेसिक बैक्टीरिया के बारे में, प्लांट के बारे में, सेल के बारे में अगर ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें हो तो ये बहुत ही फ्री के 2 नंबर होते हैं। क्योंकि 2 क्वेश्चन अगर इस तरीके के आते हैं और आप उनको सही करके आ जाते हो तो पता है क्या है कि वो आपके 4 नंबर बढ़ा देती है। आर्ट एंड कल्चर में इतनी मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद लास्ट में आते हैं 4 से 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम है ये। कभी किसी दिन तुम्हारा साल खराब हुआ, आ गए 14-15 क्वेश्चन, वो बात अलग है। मैं उस एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जनरली 4-5-6 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते। बायोलॉजी का पोर्शन बहुत छोटा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही मिनिमल है। लेकिन इसे प्रिपेयर करने के बाद आपको रियलाइज होगा कितने इजी क्वेश्चंस आप यहां पर स्कोर कर सकते हो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर इसी तरीके से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे कैसे आए हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक्स को फोकस करना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भाई, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है सेल के बारे में। सेल के बारे में क्लियर, सेल क्या है, बेसिक प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, ये हमें बेसिक्स यहां पर पढ़ने हैं। क्लियर, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक वर्ड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये किस तरीके की सेल है। यहां पर जैसे मैंने अभी आपको एनिमल और प्लांट सेल भी बता दिया, वो भी हमें करना है। देन ऑर्गेनिजम्स की ना क्लासिफिकेशन होती है, हर कैटेगरी में एक मतलब ग्रुप्स होते हैं, उन कैटेगरीज वाइज उनको पढ़ा जाता है और उन ग्रुप्स की हमें स्टडी करनी है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के। जैसे ह्यूमंस है, जैसे कि ह्यूमंस है तो ह्यूमंस बेसिकली कहां आ गया आपका, वो कैटेगरी में आ गया मैमल्स की। अब मैमल्स में तो पानी में रहने वाले जानवर भी आते हैं, मैमल्स में तो हाथी भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, रैबिट भी आ गया। लेकिन मैमल एक ग्रुप है, उस ग्रुप की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको क्या करना है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देन डिजीजेस, ये तो भाई यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। डिजीजेस कौन सी है, कौन सी मार्केट में नई डिजीज लॉन्च हो रही है, भाई देख लो। कोरोना के तो वेरिएंट्स ही इतने आ रहे हैं कि वो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, हमें ये बात पता ही है। ये सब इश्यूज जो हैं, इन सब को लेकर के यूपीएससी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे यहां पूछ रहा है और तुम इसको क्या करते हो, थोड़ा करंट अफेयर में पढ़ के जाते हो, लेकिन एक बेसिक जो उसकी स्टैटिक नॉलेज है वो तुम पढ़ते नहीं हो और लास्ट में एक क्वेश्चन अपना फ्री में गलत करके आ जाते हो, जिसके नंबर आपको इजीली मिल सकते थे। विटामिन्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम ब्लड ग्रुप्स डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, इंसानों में किस तरीके के ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप कौन सा किसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ये सब छोटी छोटी चीजें। देन वैक्सीन, ये मतलब समझ लो अभी इस समय यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सबसे फेवरेट हो गया है अब सभी एग्जामिनेशंस का, प्रीलिम्स हो मेंस हो। आज से आने वाले 5-10 साल में भी मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं और बनते ही रहेंगे। 2021 में तो क्वेश्चन पूछा था इस बार पिछले प्रीलिम्स में, जो वेक्टर वैक्सीन थी, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। सोर्सेज अगर हम देखें तो सोर्सेज क्या रहेंगे हमारे, एनसीईआरटी से सबसे अच्छा सोर्स है, उससे अच्छा सोर्स कोई और है नहीं। लेकिन एनसीईआरटी में भी क्या है ना कि सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने नहीं है, कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है कि ये क्लास 9th के कुछ चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर नंबर 5 और 13 मैंने मेंशन करे हैं। इसकी तो एक एक लाइन पढ़ लेना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में लेकर जानी है। ठीक है, तो चलो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेल क्या होती है। सेल के अंदर 3 कंपोनेंट है, 3 बेसिक कंपोनेंट। अगर कोई सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन जरूर होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उस सेल की कोई मेम्ब्रेन ही ना हो। सबसे पहला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल का एक बेसिक कंपोनेंट है। बाकी ऑर्गेनल्स क्या रहेंगे, तुमने जो पहले नॉलेज गेन करी हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तुमने करी हुई अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पे 3 बेसिक कंपोनेंट किसी सेल के हैं। तुम किसी को सेल कहते हो कि ये सेल है, उसके ये 3 बेसिक कंपोनेंट होंगे ही होंगे। पहला है सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलो या इसको हम दूसरा वर्ड लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा वर्ड बेसिकली फ्लूइड का हो गया, तो सेल के अंदर का जो फ्लूइड हो गया वो प्लाज्मा हो गया
और उस प्लाज्मा को कवर करने वाली मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम आ जाए, सेल मेम्ब्रेन नाम आ जाए, या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, ये सब आपको एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, दैट मीन सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, क्लियर। साइटो मतलब सेल, और सेल के अंदर का फ्लूइड क्या हो गया, प्लाज्मा, तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी सेल के अंदर है। हो क्या रहा है उसके अंदर, बेसिकली वहां पर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो उस तरफ हो रही हैं, ठीक है। अब आ गया एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि कोई जेनेटिक मटेरियल है जो बेसिकली इस स्ट्रक्चर के अंदर होगा। ये न्यूक्लियस जो होता है ये डिफरेंट कैटेगरीज का है। हो सकता है किसी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा तरीके से, डिफाइंड तरीके से अच्छा बढ़िया घर बनाकर रह रहा हो, ठीक है, इस पे सारी सुविधाएं हो, तो ये बढ़िया कैटेगरी वाला न्यूक्लियस हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जब हम बोलेंगे तो वो हो जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो सेल के वो टाइप है न्यूक्लियस के बेसिस पे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल का इंटीग्रल पार्ट है और वो न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूक्लियस बेसिकली उसको फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करता है। तीन चीजें यहां पे पता लगी, कोई भी बेसिक कंपोनेंट अगर सेल के हैं तो एक सेल मेम्ब्रेन होगा, उसका साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन न्यूक्लियस उसमें उस तरीके से होगा। डन। अब देखो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे श्लाइडन और दूसरे थे श्वान। श्लाइडन बेसिकली बॉटनिस्ट थे, श्वान जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने ही अलग अलग तरीके की सेल्स के बारे में बातचीत करी, डिस्कस किया और अपने अपने कंक्लूजन्स निकाले। बाद में इन दोनों के कंक्लूजन्स को मिला करके हमने एक सेल थ्योरी बना दी, ठीक है। तो हमने उन्हीं का नाम दे दिया कि सेल थ्योरी किसने दी, उन लोगों ने दी। सबसे पहली बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, सिंपल सी बात। दूसरी बात है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि जैसे तुम अपना घर बनाते हो ना ईंटें जोड़ जोड़ के, ऐसे ही पूरी बॉडी बनती है, स्ट्रक्चर बनता है सेल्स को जोड़ जोड़ के। सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यूज और टिश्यूज से मिलकर बनता है ऑर्गन। ये आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए भाई। ये जो आपका सेल होता है, ये सेल बहुत सारी सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स जब आकर के मिलती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं तो हम बोलते हैं टिश्यूज। आप बोलते हो नर्वस टिश्यू है ना, ब्लड टिश्यू जो होता है आपका, लिम्फॉइड टिश्यू होता है, या फिर आप ऐसे बोल लो मस्कुलर टिश्यू हो गया, सिंपल। स्किन का भी सेल्स है वो टिश्यू हो गए, स्किन टिश्यू हो गए। ये टिश्यूज जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक ऑर्गन, क्लियर। तो मस्कुलर टिश्यूज होंगे वहां पर, एपिथेलियल टिश्यू होंगे स्किन वाले, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे। और जब जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स मिलकर के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और तुम क्या हो, चलते फिरते ऑर्गन सिस्टम हो। समझ में आया? जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स है तुम्हारी बॉडी में वो सब चल रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, तो सिस्टम हो गया ना एक। यहां पर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है। इन सारे सिस्टम्स को मिला दूं तो तुम बन गए, क्लियर, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। चलो अपने दिल पे मत लो। लास्ट पॉइंट आ गया कि जो भी नई सेल्स बन रही हैं वो पुरानी सेल से ही बन रही हैं। ऑल लिविंग सेल्स जो अराइज हो रही हैं वो पुरानी सेल से अराइज हो रही हैं। ये बात श्लाइडन एंड श्वान ने नहीं कही थी, ये बात एडोल्फ वर्चाउ ने कही थी। कहां से निकाला है मैंने ये सब टॉपिक, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, क्लियर। सेल की सबसे पहली बार डिस्कवरी किसने करी, वो थे जो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी। क्या उन्होंने लिविंग सेल्स देखी थी? नहीं, आंसर इज उन्होंने डेड सेल्स देखी थी। उन्होंने सेल्स देखी थी कॉर्क्स के अंदर। कॉर्क वही होता है जो शैंपेन्स की बोतल के ऊपर जो नॉब लगाया जाता है, तो तुम सबको पता होगा, तुम इतने तो होशियार हो। तो कॉर्क सेल्स बेसिकली उनको स्लाइस किया था उन्होंने। तो कॉर्क को जब स्लाइस किया, उसकी स्लाइड्स उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखी तो कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे उन्हें इस तरीके के, ठीक है। और ये जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर थे, इन्होंने उन्हें सेल बोला या सेलुले बोला, इसलिए बोला क्योंकि बेसिकली पहले क्या होता था, लोगों को जेल में जब डालते थे तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में या छोटे छोटे रूम्स में बंद करते थे। जेल ही तो वही तो होता है, तो ये जेल की तरह है, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, खाने बने हुए, इसलिए वहां से उसका नाम आया सेलुले, है ना। और फिर हमने उसको बाद में बोलना शुरू कर दिया सेल्स, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये बेसिक चीजें शायद तुम्हें समझ में आ गई होंगी। किसी को आती थी तो अच्छी बात है, नहीं आती थी तो अब समझ में आ गई होगी। अब देखो क्वेश्चन दिखाऊंगा, सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलूंगा तुमको, ध्यान से देखो। क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, क्लियर। 2020 का एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई सेल के बारे में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बहुत बहुत चीजें पूछी। मैं इसमें यहां पर सिर्फ एक चीज हाईलाइट करूंगा कि
प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक स्टेटमेंट। सेकंड वाला ध्यान से देखो, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन एनिमल सेल्स में होते हैं। अब मुझे बताओ स्टेटमेंट सही है या गलत है, सोच के बताओ, क्योंकि वहां पे तो वो करेक्ट पूछ रहा है ना, करेक्ट रिगार्डिंग बताओ प्लांट और एनिमल में। तो तुम्हें अब ये सिर्फ एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो तुम्हें पता लग गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक बेसिक कंपोनेंट है, वो तो कभी भी हमेशा कोई भी सेल होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही। तो तुम बोलोगे यार ये तो क्या बुद्धू बना रहा है, तो गलत है स्टेटमेंट, 2 इज रॉन्ग। अब देखो 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, आंसर हो गया 1 और 3। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मेहनत करने की। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। भाई कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो पढ़ लो, उन बेसिक चीजों की एप्लीकेशन सीख लो, नंबर आ जाते हैं। जिसने भी थोड़ा सा भी एक डायग्राम देख लिया होता, अभी तो मैं पूरा पढ़ाया भी नहीं है, किसी ने थोड़ा सा भी अगर इसका डायग्राम एनसीईआरटी से देख लिया होता, इस क्वेश्चन का आंसर वो सही करके आता। अब मुझे बताओ ये फ्री के नंबर है या नहीं है? ये बिल्कुल फ्री के नंबर है। लेकिन चलो अब आज इसने यह 2020 में जो स्टूडेंट दे रहे थे वो लकी रहे होंगे मे बी कि वो इतना इजीली लेस देन 10 सेकंड्स आंसर सही कराए। लेकिन चलो अब हम पूरा टॉपिक तो पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं हम पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। चलो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी पूरा टॉपिक यहाँ पर, जिसमें मैं तुमसे डिस्कस करूंगा सबसे पहले 2 तरीके की सेल्स के बारे में। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। क्या होती है ये? प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव, और यूकैरियोटिक मतलब नए तरीके की सेल्स है। कार्योन वर्ड जो यहां पर है, जो प्रोकार्यो या यूकार्यो, जो कार्यो वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब हो गया जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है ना, और यूकैरियोटिक मतलब नए तरीके का न्यूक्लियस। अब मैं तुम्हें बोलता हूं भाई तुम मोबाइल फोन्स खरीदते हो, नए नए वर्जन आ रहे हैं मोबाइल फोन्स के, अपडेट हो रहा है फोन है ना, तो आप ये देख रहे हो कि नए नए फीचर्स ऐड होते जाते हैं जैसे जैसे आप जनरेशंस में आगे नए तरीके के फोन्स खरीदते जा रहे हो। जनरल बात कर रहा हूं, कोई कॉमन किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा। ऐसे ही सेल के लिए समझ लो, प्रिमिटिव सेल है तो उसके पास प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूकैरियोटिक सेल है तो उसके पास नए नए फीचर्स हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई ऑर्गेनल्स हैं, हमारी एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स है ना, तो ये ऑर्गेनल्स जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, अगर कोई नाम आपको पता भी है तो अच्छी बात है। अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो आपने सुना होगा भाई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज है ना, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे कुछ नाम होते हैं, ये ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं कुछ। मैं यहां आपसे पूछता हूं भाई प्रोकैरियोटिक सेल में वो फीचर्स ऑर्गेनल्स के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अभी देखो तुमने टॉपिक भी नहीं पढ़ा, पर तुम मुझे यहां पर एटलीस्ट बेसिक्स बता सकते हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके कि हाँ सर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है ना, मतलब सेल प्रिमिटिव टाइप की है तो उसमें ऑर्गेनल्स शायद नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। और यूकैरियोटिक इसलिए मॉडर्न समझ लो, नई तरीके की सेल। अब मॉडर्न है तो फीचर्स नए लगाते जाओ, कुछ एक्सेप्शन होगा मैं बता दूंगा, लेकिन जनरल ट्रेंड यही रहेगा। अब दोनों के डायग्राम को देखो ध्यान से, दोनों के डायग्राम को देखो। ये अगर बैक्टीरिया की बात करूं, एक बैक्टीरिया की सेल कौन सी कैटेगरी में आएगी? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएगी, जिसका न्यूक्लियस क्या वेल डिफाइंड होगा? आंसर इज नो, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि लेट अस सपोज अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मान लो पूरी सेल है, ये पूरी सेल है, ये पूरी सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये लो मैंने ऐसे बना दिया, ये जेनेटिक मटेरियल है। यहां पर जो न्यूक्लियस है उसकी भी अपनी कोई मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की है, ये तो सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की एक मेम्ब्रेन वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस का भी अपना कोई प्लाज्मा होगा तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसे करके डॉट डॉट करके दिखा देते हैं हम, डायग्राम्स में ऐसे दिखाते हैं। इस तरीके से ये जो अंदर फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे। अंदर जेनेटिक मटेरियल है और वो किसी बाउंड्री के अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। लेकिन मान लो एक बैक्टीरिया की सेल ये रही, ये बैक्टीरिया की सेल में ये जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही घूम रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, तब हम क्या बोलेंगे? भाई ये वेल डिफाइंड तो नहीं है, ये जेनेटिक मटेरियल कहीं भी घूम रहा है साइटोप्लाज्म में। वेल डिफाइंड होता तो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपनी मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है ना, तो तुम बंजारे समझ लो, बस घूम रहे कहीं भी, या फिर वो अपने किसी घर में रह रहे हैं अच्छे से जगह पर। इसीलिए मैंने बोला था वेल डिफाइंड एकदम बढ़िया तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। यहां पर आपको समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस वजह से हम इसे प्रिमिटिव या फिर उसको बढ़िया सी न्यू तरीके की सेल बोल रहे हैं। रीजन है कार्योन। प्रिमिटिव मतलब पहले पुराने,
रीजन है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये तो बेसिक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है भाई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में? ऑर्गेनल्स का। ये मैंने अभी बताया, अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपको कहां मिलेंगे? एक यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीजें नहीं मिलती। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्लियर? और इसके अंदर बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, ये गलती कहीं मत करना। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, फंगस के अंदर भी सेल वॉल होती है, ठीक है। वायरस सेल ही नहीं है, वायरस अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर? मैं अभी सिर्फ बैक्टीरिया की, प्लांट सेल की, फंगस की सेल की बात कर रहा हूं। तो इन तीनों तरीके की सेल में आप सेल वॉल बोलेंगे, हां जी होती है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आ गया सर फिर यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती होगी या नहीं होती होगी? डाउट आ गया, यहां फंसाएगा यूपीएससी। अब वो जानेगा तुमसे कि तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हो या नहीं रखते। देखो यूकैरियोटिक सेल में दोनों ही सेल आ जाएंगी, प्लांट सेल भी आ जाएगी और एनिमल सेल भी आ जाएगी। दोनों ही सेल यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ये जब हम प्लांट और एनिमल सेल करेंगे तब मैं इसको अच्छे से और बताऊंगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की जब बात करेंगे सेल वॉल होता है या नहीं, तो हम बोलेंगे हो भी सकता है और कुछ सेल्स पे नहीं भी होता। डन? ये टॉपिक क्लियर हो गया? दोनों का एग्जांपल समझ में आ गए? यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल कोई भी प्लांट सेल, कोई भी एनिमल सेल, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आप प्रोकैरियोटिक सेल में जो एग्जांपल देंगे वो बैक्टीरिया वगैरह का देंगे। डन? चलो आगे चलते हैं। यहां पर मैंने डिफरेंसेस बता दिए, दोनों के थोड़े से डिफरेंसेस, कि भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें नहीं है? प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज नॉट वेल डिफाइंड। और यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, बिल्कुल सेंटर में होता है जनरली, और अंदर उसके बाहर क्या होगी? बाहर एक उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसका अपना न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? यहां पर एब्सेंट है और यहां पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। लेकिन अब यूपीएससी ने स्टेटमेंट पता क्या दिया तुमको? तुम्हें स्टेटमेंट दिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट सही है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। लेकिन उसने बोला सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। क्या सारे ही सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है? अब यहां पे एक एक्सेप्शन है एक्चुअली, और इसकी वजह से तुम ये आंसर अपना गलत करके आओगे और वो अपना पूछेगा क्वेश्चन एक्सेप्शन पे ही, फिर तुम मारोगे पकड़ के, है ना, कि सर गलत पढ़ा दिया। नहीं, होता क्या है कि जब मैंने स्टेटमेंट बोला मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जिनकी मेम्ब्रेन है, जिन सेल ऑर्गेनल्स की अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, एक क्लोरोप्लास्ट की अपनी मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके के ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। लेकिन एक ऑर्गेनल होता है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम, इसकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, ये प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोम नाम का ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। डन? तो ये आपको हो गया अपना डिफरेंस। दूसरा क्या है कि सेल वॉल के बारे में है। सेल वॉल यहां पे बहुत ही ज्यादा टफ होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन डिफरेंस में ये नहीं लिख के आना यूकैरियोटिक में कि वहां सेल वॉल नहीं होती, वहां सेल वॉल होती है और कुछ केसेस में नहीं भी होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, लेकिन बेसिकली यहां पर थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये मैंने पॉइंट लिख दिया है। बाकी डीएनए के बारे में बात करें, डीएनए यहां पर जनरली सर्कुलर हो सकता है, क्लियर, और यहां पर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, थ्रेड लाइक होता है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है। अब सर डीएनए क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहां पे जो राइबो वर्ड है उसका मतलब है राइबोज शुगर, यहां पे शुगर है, राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर बेसिकली जीन्स होती हैं जो आगे इनहेरिट होती हैं, और प्रोजेनी में बेसिकली क्या होता है कि उसके फीचर्स पेरेंटल एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। डीएनए की डिटेलिंग हम पढ़ेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अभी आपको बस जानने की जरूरत है कि डीएनए आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी में, और वो किसी बॉडी के ऑर्गन में नहीं है, वो हर सेल के अंदर है, और सेल के अंदर भी कहां है? वो न्यूक्लियस के अंदर है। डन? देन बैक्टीरिया सेल का एग्जांपल बता दिया। यहां मैंने जितने भी यहां पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर क्या आएगा? अपना हम बोल सकते हैं कि भाई यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये लोग आ जाएंगे। चलो ये हो गया डन, ये डिफरेंस हो गए। अब देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बेसिक डिफरेंस। सिर्फ डिफरेंस फोटोग्राफ से करेंगे, फोटोग्राफ के अलावा हम आगे नहीं जाएंगे। फोटोग्राफ में देखो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में दिख रही है,
हाँ जी सर दिख रही है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। साइटोप्लाज्म में दोनों में है, हाँ जी साइटोप्लाज्म दोनों में है। मैं कह रहा हूं एक ऑर्गेनल जो अभी बताया था एक्सेप्शन था, जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में था, लेकिन राइबोसोम तो एक तरीके से सभी सेल्स के अंदर हो गया, फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब में हो गया, तो उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं, सब राइबोसोम सभी ऑर्गेनल्स, राइबोसोम सभी तरीके की सेल में हो गया, डन। अब आ जाते हैं थोड़ा और डिटेलिंग में, जैसे कि न्यूक्लियस। अरे सर न्यूक्लियस तो यहां भी दिख रहा है सेंटर में, अरे न्यूक्लियस तो यहां भी दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सेंटर में नहीं है, हटके है। ये हटके क्यों है, क्यों है ये थोड़ा हटके प्लांट सेल के अंदर? क्योंकि एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जो तुम्हें दिख रहा है, पानी वाला दिख रहा है, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर यहां पर, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये है वैक्यूल, ये है वैक्यूल। और ये वैक्यूल क्या है? वैक्यूल बेसिकली आप देखो तो एनिमल सेल के अंदर, ये वाली एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे से हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, और कभी हो सकते हैं, कभी हो सकता है ना भी हो, लेकिन प्लांट सेल के अंदर उसकी मैक्सिमम स्पेस वॉल्यूम की, सेल की, वो कैरी करते हैं ये हमारे वैक्यूल। क्योंकि प्लांट सेल क्या है ना, मूव नहीं करती। अब प्लांट पूरा ऐसे थोड़ा ना यहां आज यहां है कल वहां खेल रहा है, प्लांट तो वहीं है अपनी जगह। प्लांट को बहुत सी चीजें स्टोर करनी पड़ती है अपनी सेल के अंदर, कोई भी वेस्ट है, पानी है, ठीक है, कुछ भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें कोई बाय प्रोडक्ट्स है, वो सब कहां स्टोर होता है? सेल के वैक्यूल के अंदर। और ये जो वैक्यूल है ये इसीलिए लार्जर साइज का होता है, जिसमें प्लांट सेल का अगर आप देखो तो लार्जर साइज वैक्यूल सेंटर में दिख रहा है, जबकि एनिमल सेल में ये बिल्कुल स्कैटर्ड छोटे छोटे ड्रॉप्स की तरह दिख रहे हैं, डन। ये एक डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ वापस से क्वेश्चन पर, तुम्हें इतना नहीं पता था क्वेश्चन के बारे में तो तुमने फिर देखा तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कहता है प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल लेकिन एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल है, एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभी तो पढ़ा ये स्टेटमेंट सही है, तो 3 सही है, देखो यहां पे 3 सही है। मान लो तुम्हें सेकंड स्टेटमेंट नहीं आता होता तब भी तुम इसका आंसर निकाल सकते थे। चलो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्ट आंसर नहीं भी आता तो कोई स्टेटमेंट से एक ऑप्शन तो एलिमिनेट होता, डन। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है आपका सेल वॉल का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेल वॉल प्लांट सेल में अलग से होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल बेसिकली किसकी बनी है? प्लांट में सेल वॉल जो बनी है वो सेलुलोज की बनी है, ठीक है, किसकी बनी है? सेलुलोज, ई आएगा यहां पर, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज पता है ना आपको क्या होता है? ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज, बच्चा जो है गिर जाता है, सूरज जो है बच्चे की एनर्जी ले लेता है, मम्मी ग्लूकॉन डी देती है, तुम सबको पता ही है। वो ग्लूकोज बेसिकली शुगर है। अब ये शुगर जो है ना, ये ग्लूकोज का जो बेसिक यूनिट है शुगर की, इस बेसिक ग्लूकोज की यूनिट के अगर पॉलीमर बनाया जाए तो वो पॉलीमर सेलुलोज है, ठीक है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सेलुलोज इज द कंपोनेंट जिसकी सेल वॉल प्लांट सेल की बनी है, डन। बस एनिमल सेल वॉल किसकी बनी है? एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। वापस आएंगे क्वेश्चन पर, तीसरी बार ले आ रहा हूं उस क्वेश्चन पर। पहला स्टेटमेंट, प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है। अब यहां पर क्या होता है कि मान लो तुम थोड़ा सा पढ़ाई डिटेल में नहीं करके गए और तुम बोलते प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती, ये मुझे पता है, लेकिन ये सेलुलोज वर्ड दे दिया इसने, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, लगता है गलत ही होगा, बस यहां फंस गए तुम। ये नॉलेज इतनी डिटेल में एनसीईआरटी में दी हुई है, और यूपीएससी भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो ये शब्द आपको पता होगा कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। मेरे को ये नहीं जानना कि सेल वॉल किसमें है, मुझे ये भी जानना है कि सेल वॉल बनी किसकी है। बट देन उसने कहा हो सकता है कुछ बच्चे नहीं पढ़ के आए, चलो सेकंड स्टेटमेंट ऐसा देता हूं कि आंसर ही आ जाएगा। एनीवेज, यहां पर अब मेरे को लगता है 2020 का ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को अच्छे से आ गया है, इसकी पूरी एनालिसिस हो गई है यहां पर एक एक तरीके से। पढ़ना क्या है अब, आज इसने प्लांट सेल एनिमल सेल पे क्वेश्चन दिया है, कल वो इनके कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन दे सकता है, तो अब थोड़ा और डिटेल में इनको हमें टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। यहां पर ये ऑर्गेनल्स बेसिक हमने पढ़ लिए, अब आते हैं थोड़ा डिटेलिंग में। जैसे कि पहला ऑर्गेनल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है मैं दिखा देता हूं, बना के दिखाता हूं। ये आपने जो है ना सबवे जाओगे ना, सबवे जब खा रहे हो गए, बस समझ ले सबवे की जो शेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसी है, और बीच में से कैबेज निकल रहा होगा, है ना, साइड में जो भी तुम डालते हो उसमें, जो भी तुम्हारी मर्जी। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। कौन सी एनर्जी है वो, किस तरीके की एनर्जी है, उसे हम कहते हैं एटीपी। एटीपी, ठीक है। ये अभी ग्राफ में आपको पूरा समझाऊंगा। यहां पर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। जैसे तुम्हारी जेब में 100 रुपए पड़े हैं ना, ऐसे ही एटीपी होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं एडिनोसाइन नाम के एक मॉलिक्यूल से, और ये जो 3 फॉस्फेट होते हैं ये टूटते हैं। जब भी फॉस्फेट टूटता है तो ये बन जाता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। बॉन्ड का टूटने का मतलब है एनर्जी निकलना, और वही वो एनर्जी होती है जो यूज होती है। तो ये करेंसी है, ठीक है। जैसे तुम्हारी जेब में पैसे, वैसे ही सेल की जेब में पैसे। सेल की जेब के पैसे क्या है? करेंसी क्या है? एटीपी। सेल के पास अगर ये करेंसी है तो मतलब एनर्जी है, मतलब कुछ काम करने की एबिलिटी अभी बची है। डन। अब ये होता कैसे है, पूरा प्रोसेस समझेंगे। ग्लूकोज क्या होता है हमारी बॉडी में? क्या होता है? ग्लूकोज होता है। मैंने अभी बताया, बच्चा गिर रहा था, उसको मम्मी ने ग्लूकोज पिलाया और वो मस्त हो गया एकदम, मतलब उसके अंदर एनर्जी आ गई। ये ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इस ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस वर्ड का मतलब होता है टूटना, और ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज का जो स्टोरेज फॉर्म है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस टूटना, ग्लूकोज का टूटना। ये बनता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, पाइरुवेट में। एनसीईआरटी क्लास 10th का डायग्राम है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी क्लास 10th में दिया हुआ है, ये इतना डिटेल में याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। अब तुम्हें एक वर्ड पता होगा, एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं इथेनॉल। लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है? ये ग्लूकोज से ही वो इथेनॉल बनता है। आपने ये भी सुना होगा ग्रेप जूसेस या एप्पल जूसेस अल्कोहलिक ड्रिंक्स में बेसिकली कन्वर्ट हो जाती हैं, ये जूसेस जो होते हैं, और इन फ्रूट से ही हम अल्कोहल वगैरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अब देख लो, ये जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पाइरुवेट में, पाइरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और जब भी ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कंडीशन पता है क्या होती है? उसे हम कहते हैं एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक। आई होप स्टूडेंट्स को दिख रहा है, आई होप आप सबको दिख रहा है। एनएरोबिक कंडीशन, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तब उस एनएरोबिक कंडीशन में इथेनॉल बन जाता है। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप आता है पीछे OH, ठीक है। तो इथेनॉल बनता है जब ऑक्सीजन नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि ऑक्सीजन है, तो तब कौन सा ऑर्गेनल काम करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा। सेल के अंदर ऑक्सीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज आया। ग्लूकोज ब्रेकडाउन किस फॉर्म में आया? पाइरुवेट की फॉर्म में। यहां माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला चलो एक काम करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में बनाएगा? वो एटीपी की फॉर्म में बनाएगा। और रिलीज क्या होगा? CO2 रिलीज होगा, और बॉडी में वाटर रिलीज होगा उस सेल के अंदर। और यही वो CO2 है जो हर सेल से रिलीज होकर कहां जा रहा है? हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो बेसिकली हर सेल हमारी बॉडी की ऑक्सीजन यूज करती है, और हर सेल CO2 निकालती है। कहां हो रहा है ये सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन का? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहीं पर इसमें डायग्राम में जो बेसिकली फ्लो चार्ट में एक चीज और है जो एनसीईआरटी में भी लिखी है, वो ये है कि मान लो हम भाग रहे हैं, और भागते भागते थोड़ी देर में क्या बोलेंगे? भाई मैं नहीं भाग सकता, और मेरे थक गए पैर, मेरे पैरों में हो रहा है बहुत तेज दर्द। जब तुम ये बोलते हो तो पैरों में दर्द क्यों हुआ? उसका रीजन है, जब हम भागना शुरू करते हैं तो हमारी सेल्स के पास ऑक्सीजन होती है, हमारी सेल्स के पास एटीपी भी होते हैं। अब वो एटीपी खर्च होना शुरू हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है भाई लाओ और ऑक्सीजन लाओ, मुझे एटीपी प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन हम उस तेजी से सांस नहीं ले पा रहे जितना हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? हमारी बॉडी की सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही तो सेल को तो क्या करना है? एटीपी बनाने हैं। तो वो एरोबिक से शिफ्ट करते हैं एनारोबिक पे। तो ये वाली कौन सी कंडीशन है जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया सारा रोल प्ले कर रहा है? दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे मैंने साथ साथ तुम्हें एक टॉपिक और पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एनएरोबिक ऑक्सीजन एब्सेंस है, तो हमारी मसल की सेल्स में ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया। ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया तो वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एक कंपाउंड बनना शुरू होता है हमारी बॉडी में, मसल्स में, वो है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तब हम बोलते हैं कि बेसिकली क्या हुआ? हमारे बॉडी में मसल्स में पेन होना शुरू हुआ। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बनता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, तुम्हारे पैरों में, हाथों में पेन होना शुरू हो जाएगा। और जब तुम थोड़ी देर रुक जाओगे, रेस्ट करोगे, अपने पैरों को थोड़ा सा सहलाओगे, तो धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड डाइल्यूट होता जाएगा, बॉडी से निकलता जाएगा और एटीपी बनते चले जाएंगे। फिर एनारोबिक से रेस्पिरेशन शिफ्ट होती जाएगी एरोबिक में। ये बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन है। इसको मैंने लिंक किया है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल से। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्लांट सेल में भी है, वो उधर प्लांट सेल है, और इधर एनिमल सेल में भी है। आई होप माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आ गया है।
आपसे पूछ लिया जाएगा एकदम से कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में है उसका फंक्शन क्या है, उसको क्या बुलाते हैं, तो आप बोलोगे इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब आप समझ गए होंगे कि पावर जनरेशन कैपेसिटी सेल की माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से है। क्लियर, डन। अब आ जाओ दूसरे ऑर्गेनल पे, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो लाइन में जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, इतनी डिटेल में ज्यादा एनसीईआरटी में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो टाइम निकल गया है। जो भी एग्जाम अगर नियर बाय है तो आप इसी वीडियो को देखो और रिवाइज करो बार बार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, और एंडोप्लाज्मिक मतलब विद इन द प्लाज्मा, ये एक नेटवर्क सा बना हुआ है। देखो ये ब्लू कलर का इस तरीके से नेटवर्क है ना, तो ये ऐसे 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 करके नेटवर्क्स बने होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं नेटवर्क। एक नेटवर्क वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मूथ, और दूसरे नेटवर्क वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रफ। तो अगर मैं इसको ER बोलूं तो हम बोलते हैं स्मूथ ER एंड रफ ER। अब रफ क्यों हो गए? रफ बेसिकली इसलिए हो गए क्योंकि यहां पर ना छोटे छोटे जो राइबोसोम्स दिखाए थे मैंने, ये राइबोसोम्स सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। मतलब अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसकी सरफेस पर ये छोटे छोटे राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, ऐसे करके अटैच हो जाते हैं। जो ये राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं बेसिकली सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उनका फंक्शन हो जाता है प्रोटीन बनाने का। तो इसकी क्या सिंथेसिस हो गई? प्रोटीन। ठीक है, और जो स्मूथ वाले होते हैं ये क्या बनाते हैं? लिपिड्स। लिपिड्स मतलब फैट्स, लिपिड्स मतलब फैट्स। फैट्स बनाने का काम कौन कर रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बनाने का काम, क्योंकि राइबोसोम जो है उसका फंक्शन भी प्रोटीन बनाने का है। तो हमारे सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री जिसे बोला जाता है ऑर्गेनल को, वो है राइबोसोम। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है तो वो मतलब राइबोसोम्स उनके सरफेस पे अटैच्ड है और वो भी प्रोटीन बना रहे हैं। सिंपल है, इससे ज्यादा करना नहीं है। डन। देन आ जाओ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या होता है? अब भाई तुम्हारी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है ना। अब बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में तुम्हारे रॉ मटेरियल आ रहा होगा, भाई व्हीट आ रहा होगा, शुगर आ रही होगी, ऑयल भी आ रहा होगा, लेकिन इस सबसे तुमने बिस्किट तो बना ली है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने राइबोसोम्स के साथ में मिलकर बिस्किट बना लिए, प्रोटीन बना लिए। चलो ठीक है। अब लेकिन तुम्हें मार्केट में जब ये बिस्किट्स बेचने हैं तो कैसे बेचोगे? ऐसे बेचोगे, खुले फेंकोगे मशीन से? नहीं कर सकते ना। आप क्या करोगे? उन बिस्किट्स के ऊपर पहले प्यारी सी लेबलिंग लगाओगे, बीच में पार्ले जी का ठप्पा लगाओगे, कंपनी ले ली मैंने, ठीक है। उसके बाद उन सब बिस्किट्स को 10-10, 12-12 करके अटैच करोगे, ऊपर से पैकिंग करोगे, उसकी स्टिकर की, छोटा बच्चे की फोटो लगाओगे, अच्छी सी पैकिंग करके मार्केट में सेल करोगे। अब मार्केट में जो सेल करना है वो तरीके से करना है, उसकी प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। डन। ये काम करता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या करता है? जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया राइबोसोम्स के साथ मिलके, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करेगा। उसकी प्रॉपर आपको क्या करेगा? स्टोरेज उसका प्रॉपर करेगा, उसकी पैकेजिंग प्रॉपर करेगा, उसको तरीके से अपना इस तरह से फंक्शनिंग कराएगा कि वो प्रोटीन आगे जाके फंक्शन कर सके। मतलब हो सकता है वो प्रोटीन या तो सेल के अंदर काम कर रहा हो या सेल के बाहर जाके काम कर रहा हो। दोनों ही केस में उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो पाएगी अगर उसकी पैकिंग प्रॉपर हो। गोल्गी बॉडी का काम क्या हुआ? पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। दो वर्ड, प्रोटीन, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, बस हो गया, डन। इससे ज्यादा करना नहीं है। सारे ऑर्गेनल हो गए ऑलमोस्ट, अभी दो रह गए। ये दिख रहा है नाम यहां पे, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल का मतलब है ये एक तरीके का स्पेशल ऑर्गेनल है और ये प्रेजेंट है सिर्फ एनिमल सेल में। मैं क्लीन करके दिखा रहा हूं इसको, पूरा स्लाइड को देखो ध्यान से। ये सेंट्रियोल नाम का जो ऑर्गेनल है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही है। सेंट्रियोल आपको प्लांट सेल में नहीं दिख रहा। अब कब क्वेश्चन आ जाए, कब इस चीज को जो है हाईलाइट कर दिया जाए, मुझे नहीं पता, पर इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रहता है उससे। सेंट्रियोल का रोल होता है सेल डिवीजन में। एनिमल सेल का जो सेल डिवीजन होगा वो कौन करेगा? सेंट्रियोल्स। तो सर क्या प्लांट सेल डिवाइड नहीं करते? उनमें तो सेंट्रियोल है नहीं। आंसर है प्लांट सेल का अपना तरीका होता है, अपना मैकेनिज्म होता है सेल डिवीजन का। उन्हें किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डन, समझ में आ गया। अब ये तो हो गया सेंट्रियोल एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में। एक आपका ऑर्गेनल और है जो सिर्फ प्लांट सेल में है, उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये बचपन में सुना होगा, जब पढ़ाया जाता था, इतने से तुम जब इतने से थे तुम्हें पढ़ाया जाता था, पेड़ जो है ऑक्सीजन हमें देते हैं, पेड़ CO2 लेते हैं, तो हमें पेड़ और लगाने चाहिए। ठीक है। फिर एक चीज और बताई होगी सबने, जो पक्का मुझे पता है किसी ना किसी फेवरेट टीचर ने जरूर तुम्हें पढ़ाया है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ये पता होगा, है ना। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्यों कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस? क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल।
ये भी तुमको पता है, मुझे पता है, तुम लोगों को आता ही है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट बिकॉज ऑफ विच प्लांट्स आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। डन, एक लाइन। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो क्लोरोफिल है ना, वो क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनल के अंदर होता है, ठीक है। डन, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसमें जानना नहीं है। प्लास्टिड्स होते हैं बेसिकली, ऑर्गेनल का नाम होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर डिफरेंट तरीके के वो होते हैं प्लास्टिड टाइप्स, जिसमें एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। दूसरे तरीके आपको जानना है तो कलरलेस भी होते हैं प्लास्टिड्स, उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन पता होना चाहिए, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है वहां पर वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है। डन, तो ये हो गए सारे ऑर्गेनल्स। सेल के प्रॉपर डायग्राम के साथ आपने देखे हैं। एनसीईआरटी के सेल के डायग्राम को भी देखना क्लास 9th के, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने एक फ्लोचार्ट दे दिया आपको कि प्लांट सेल में क्या है, एनिमल सेल में क्या है, और दोनों में क्या है। डन, तो लार्ज वैक्यूल्स प्लांट सेल में है, स्मॉल वैक्यूल्स एनिमल सेल में। इस पे क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछ लिया गया है। अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कहां आएगा, ये तुमने पढ़ लिया है, थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली है, अगली बार क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेशन का बेसिक सेल का फंडा मैंने यहां पे पढ़ा दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का यहां पर रोल है। ये मैंने एक टेबल बना दिया कि कौन से ऑर्गेनल को तुम क्या बोल रहे हो। तो न्यूक्लियस को आप बोलते हो ब्रेन ऑफ द सेल। सारे डिसीजंस प्रोटीन बनाने के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम भी जो बनाते हैं, वो सिग्नलिंग न्यूक्लियस की तरफ से होती है। कहीं ना कहीं एक ब्रेन जो है, पापा मम्मी ने बोला ये करना है तो फिर करना है, बच्चे में कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब घर में बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे न्यूक्लियस जो हो गया वो घर के हेड हो गए, और वो डिसीजन लेंगे पूरे घर में क्या होना है, कैसे होना है, ठीक है। दूसरा हो गए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हो गए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ये सब तुम्हें आ गया ऑलरेडी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं आता। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिपिड बना रहे हैं, ये भी बता दिया। तुम खुद अभी जवाब दोगे, सर प्रोटीन बना रहा है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर लिपिड्स बना रहा है इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन। बॉडी से कुछ टॉक्सिन्स वगैरह भी रिमूव करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्लास 9th की एनसीईआरटी में 3-4 लाइन में दे रखे हैं, देखना चाहो तो वो देख लेना। वैसे मैंने बेसिक फंक्शंस बता दिए। गोल्जी बॉडीज बता दिया आपको, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करेगा भाई, पैकेजिंग करेगा प्रोटीन की, यू आर अवेयर। वैक्यूल का आपको फंक्शन पता लग गया, स्टोरेज। कुछ भी जो घर के ऐसे कमरे होते हैं ना, बक्से होते हैं, कुछ स्टोर हाउस होते हैं, रूम्स होते हैं या बक्से होते हैं ऐसे घर में पुराने, जिनमें बस सामान पड़ा होता है, निकलता है नहीं सालों तक, ये वही है वैक्यूल, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। डन, किसी और फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं। लाइजोसोम्स होते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब लाइजोसोम के बारे में थोड़ा समझ लो, ये एक नया ऑर्गेनल है। मुझे लगा कि जब सारे ही बता रहा हूं तो ये भी बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है, सेल ना डैमेज हो जाती है, और सेल जब डैमेज होती है तो उस डैमेज होने के बाद सेल के बाद 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि भाई पहले तो अपने आप को रिपेयर कर लो, कि भाई कोशिश करो, भाई बिल्डिंग गिर रही है, रिपेयर हो सकती है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन होता है गिरा दो, डिमोलिश द बिल्डिंग, नहीं बनाएंगे। 2 ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन का डिसीजन जो लेता है वो न्यूक्लियस लेता है। न्यूक्लियस के हाथ में होता है कि भाई रिपेयरिंग करानी है कि नहीं, क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस ने कहा नहीं, आई थिंक सो, अब इतनी सेल डैमेज कर चुकी है कि हमें इस सेल को अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है। सेल को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत क्या है, देखो हमारी बॉडी में नए सेल बन रहे हैं, बहुत से सेल मर रहे हैं। अगर सेल को हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे उसके कंपोनेंट्स में, तो डेब्रिस इकट्ठा होता जाएगा ना बॉडी के अंदर, वो तो हमें नहीं चाहिए। और फिर जो भी कंपोनेंट्स निकलेंगे सेल के अलग होने के बाद, उनको हम यूज करेंगे रॉ मटेरियल की तरह। तो यहां पर रोल आता है लाइसोसोम का। न्यूक्लियस की तरफ से सिग्नलिंग आती है कि लाइसोसोम चलो बेटा तुम्हारा काम है, अब एक काम करो, सेल को बर्स्ट कर दो पूरा, हर तरीके से सेल को टुकड़े टुकड़े कर दो, उसके कंपोनेंट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। लाइसोसोम बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, मैं जैसे सेल है ना, सेल के अंदर ही छोटे छोटे लाइसोसोम्स हैं। ये छोटे छोटे लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम क्या होते हैं, ये कैपेसिटी रखते हैं सब कुछ डाइजेस्ट करने की। ये लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं सेल के अंदर, और जब ये फट जाते हैं तो इनके ये जो एंजाइम्स होते हैं ये फैल जाएंगे सब तरफ। जब ये फैल जाएंगे तो वो पूरी सेल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। क्योंकि बेसिकली ये बर्स्ट करके पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये सुसाइड कर रहे हैं, एंड इसीलिए हम इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ दी सेल बोलते हैं। तो ये अब समझ में आया इन्हें सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जा रहा है। बेसिकली ये सेल को पूरी तरह डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। डन, ये ऑर्गेनल भी हो गया। सेंट्रियोल सर ने बता दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा, और इसका फंक्शन सेल डिवीजन ऑफ द एनिमल सेल होता है।
इतना बस जान लो सेल के बारे में, तो तुम शायद मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर पाओगे, सही भी कर पाओगे। तो आई होप यहां पर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया, इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। इसका आंसर था 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 वाज फॉल्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।